हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 3-4 वीडियोस देखे हैं जिसमें टेलर साहब की बात की थी और उनके वैज्ञानिक प्रबंधन की बात की। अब बात करते हैं फेयोल साहब की, हेनरी फेयोल। और यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस जो समझ में आता है, हम लोग बाद में जब सारे सिद्धांत पढ़ लेंगे जो भी हमारे फेयोल साहब ने दिए थे, उसके बाद से हम एक बार दोनों का कंपेरिजन भी करेंगे। लेकिन अभी समझिए इन्होंने क्या किया। टेलर साहब ने जो भी हमारा फैक्ट्री लेवल था ना, फैक्ट्री शॉप लेवल, फैक्ट्री शॉप फ्लोर, उस पर किस तरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और क्रांतिकारी काम किया इन्होंने। क्रांतिकारी जैसे मैंने बताया था कि 3 गुना इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया था जब ये अपनी कंपनी में काम कर रहे थे। आयरन कंपनी से स्टील कंपनी हो गई थी। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया, कैसे किया? बहुत सारी चीजों की इन्होंने बहुत क्वांटिफाई करने की कोशिश की। हम लोगों ने ये भी देखा कि इन्होंने जो मैनेजर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में एक मेंटल लेवल पर रिवॉल्यूशन की बात भी की कि एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे, है ना। तो उस तरह की चीजें भी हुई। लेकिन आप अगर ऐसे देखो इन्होंने क्या क्या मेन काम किया, तो फैक्ट्री में भी आपको याद है इन्होंने क्रियात्मक फोरमैनशिप की बात की थी। फोरमैन लोएस्ट लेवल का मैनेजर होता है, और साथ में एम्प्लॉयज में हाईएस्ट लेवल का एम्प्लॉय भी बोला जा सकता है। तो यहां पर भी जो फोकस है वो श्रमिक की कार्य क्षमता पर ज्यादा फोकस रहा। साथ में विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली की बात की। विभेदात्मक, जिसमें जो मजदूर ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसे दिए जाए। तो यहां पर भी जो फोकस है मजदूरी के ऊपर है। ठीक है। ऐसे ही एक दिन के लिए उचित कार्य की गणना, तो किसके कार्य की? श्रमिक की। तो ज्यादातर जो फोकस है वो एक श्रमिक की तरफ दिखता है ना, कि अल्टीमेटली काम श्रमिक कर रहा है तो श्रमिक पर ज्यादा फोकस है। मैनेजर वाले एंगल पर है फोकस, लेकिन उतना फोकस नहीं जितना श्रमिक की तरफ दिख रहा है। और इन सारी चीजों की वजह से अगर आप देखोगे तो जो पहला कंपैरिजन समझ में आएगा, फेयोल ने प्रबंधक का क्या काम है इस पर बहुत महत्व दिया। और यहां पर आपको दिखेगा कि श्रमिक की कार्य क्षमता के ज्यादा महत्व को फोकस किया गया। लेकिन ये जो हमारे हैं ये बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो प्रबंधक की कुशलता का भी उतना ही महत्व है। ठीक। तो श्रमिक इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन अगर आप फेयोल की साइड से देखोगे तो दो चीजें आती हैं। एक तो प्रबंधक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और इनकी जो ओवरऑल अप्रोच है वो भी टॉप डाउन है। क्या है? टॉप डाउन। तो दो अप्रोच की बात की जाती है, एक टॉप डाउन होता है, दूसरा बॉटम अप। टॉप डाउन में मतलब ये ऊपर से किस तरह से चीजों को डिसाइड किया जाएगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता किसको बोला जाता है? टेलर साहब को बोला जाता है, हम सब जानते हैं। लेकिन सामान्य प्रबंधन का जो फादर है, पिता है, वो किसका कहा जाता है? सामान्य प्रबंधन के जनक बोला जाता है फेयोल को। क्यों बोला जाता है? इन्होंने उस तरह की टेक्निक्स नहीं लगाई जैसा कि टेलर साहब ने किया, क्वांटिफाई किया, टाइम देखा, हर चीज को तोड़ा। इन्होंने जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको बताना स्टार्ट किया अपने अनुभवों के आधार पर। 1800 इनका 41 में जन्म हुआ। अब देखिए यहां पर भी चीजें होती हैं कुछ कई बार लाइफ में ऐसा लगता है अपने को कि हम आगे और पीछे जा रहे हैं। तो 1856 में इनका जन्म हुआ, ये 1841 में इनका जन्म हो गया था। 15 साल पहले जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हो गई 1915 में, और इनकी 1925 में, यानी कि 10 साल के बाद हुई। तो इन्होंने काफी ज्यादा जीवन जिया। और ज्यादा जीवन जीने में, जैसे बराक ओबामा का जब रिटायरमेंट हो गया था जिस एज में, उससे भी ज्यादा एज में ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बनना स्टार्ट हुए थे यूएसए में। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में आप काम करते हो आपको पता नहीं रहता, और स्वास्थ्य का ज्यादा टाइम जीने का भी बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो अभी ये अलग एंगल से मैंने बता दिया। अब 14-15 साल ये बड़े थे, है ना। उसके बाद भी इन्होंने उस तरह की टेक्निक्स नहीं अपनाई। इन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स देखे अपने अनुभवों के आधार पर। 1880 में आकर के ये क्या कर देते हैं, एक कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट भी करते हैं। 19 साल में ये माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद से अपना माइनिंग का काम भी स्टार्ट कर चुके थे, जॉब लगा लिया था। और उसके बाद ये 1888 से लेकर के 1918 तक प्रबंधक बने रहते हैं। क्या करते हैं? 1818 से लेकर के 1918 तक प्रबंधक रहते हैं। ठीक। अब 30 साल का इनका मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक बन जाते हैं ये, और बने रहते हैं। तो इस टाइम पर ही इन्होंने, माइनिंग इंजीनियर थे लेकिन काम करते 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 इन्होंने देखा कि मैनेजमेंट कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रबंध निदेशक का इनके पास काम था। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने अनुभवों से बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया। मैनेजमेंट को एक विषय के रूप में जो सिद्धांतों को बनाने का काम किया है ना, वो बहुत ही अच्छे से किया। और कोई डाउट नहीं, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है या क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, उसमें बेस बहुत सॉलिड देते हैं। तो फेयोल साहब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है, इनके में क्या हुआ था
टेलर ने बहुत तेजी से चेंजेस करके दिखाए थे, है ना। साइंस वाला अप्रोच ज्यादा था कि हम कर रहे हैं, देखो करके दिखा रहे हैं। लेकिन इन जनरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन की तरफ से, इन्होंने क्योंकि ऊपर से देखना स्टार्ट किया, टॉप टू बॉटम इनकी अप्रोच थी, टॉप डाउन अप्रोच थी, उसमें सिद्धांत जो इन्होंने दिए वो आज भी बहुत रेलिवेंट है। उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा बदल गया है, ठीक है, क्योंकि बदलता हुआ माहौल है। जैसे अभी हम लोग इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, या जो काम है उसका विभाजन हो जाना चाहिए। तो पहले हम ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज को ढूंढा करते थे जिसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड आपके पास स्किल सेट हो। आज वैसा सीन नहीं है, क्योंकि आज हमें मल्टीटास्किंग तो नहीं, लेकिन बहुत सारे फील्ड्स की नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। मतलब आपको कई चीजों की जानकारी है और कुछ में आप स्पेशलाइज्ड हो, उस तरह का चाहिए होता है। तो पूरा माहौल बदल गया, तो इंटरप्रिटेशन बदल गई है, लेकिन वो सिद्धांत आज भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। और उन 14 सिद्धांतों का ही जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका मैनेजमेंट थ्योरी में, वो इन 14 सिद्धांतों की वजह से ही है, और इसी वजह से इनको सामान्य प्रबंधन का जनक कहा गया। ठीक, आगे बात समझना है। अच्छा, अपनी ही एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के दौरान ही इन्होंने, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रबंधन के क्या क्या काम होते हैं उसमें भी हम लोगों ने 5 पढ़े थे। तो इन्होंने 4 को, सबसे पहले यही इंसान थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और ये चारों काम आपके यही हैं: नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, और नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। स्टाफिंग इन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा, अब ये एक और चीज बात करते हैं, तो ये जनरलाइज्ड टर्म्स में बात करते हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया। बट इन जनरल मैनेजमेंट की क्या स्थिति होगी, इसीलिए इन जनरल यानी कि जनरल मैनेजमेंट के फादर बोला जाता है। जो जनरल मतलब इन जनरल जो चीजें ठीक हैं, तो सामान्य रूप से जो वैलिड है उसकी बात की। तो इन्होंने बोला कि कोई भी अगर औद्योगिक इकाई है तो उसमें हम किस किस तरह के डिपार्टमेंट्स देखते हैं। डिपार्टमेंट्स बनते हैं इसलिए क्योंकि अलग अलग तरह का काम होता है। तो क्या क्या हो सकता है? टेक्निकल हो जाएगा, तकनीकी का, वाणिज्यिक कॉमर्शियल हो जाएगा, वित्तीय यानी फाइनेंशियल हो जाएगा, सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी, लेखाकर्म अकाउंटिंग का, और प्रबंधन यानी मैनेजरियल। तो इस तरह के काम होंगे। तो इन्होंने एक जो थ्योरेटिकल बेस है ना सब्जेक्ट का, वो बहुत अच्छे से बना करके दिया, और यही इनका मेन कंट्रीब्यूशन निकल करके आता है। ऐसे इन्होंने बोला कि प्रबंधक की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि फोरमैन की खासियत गिनाई थी टेलर साहब ने, और बोला था कि एक इतनी सारी खासियत एक ही इंसान के अंदर नहीं हो सकती, इसीलिए 8 तरह के कम से कम आपको चाहिए थे जो फोरमैनशिप में काम कर रहे हैं। जब हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं, क्रियात्मक या कार्यात्मक फोरमैनशिप की बात करते हैं, यहां पर क्या है, उन्होंने बोला शारीरिक रूप से काफी ठीक ठाक होना चाहिए। नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर जो है ना, वो मोरली बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नैतिक रूप से गलत करेगा तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है और वो गलत काम कर सकता है। ऐसे ही फिर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, ज्ञान हो, और एक्सपीरियंस भी काफी रेलिवेंट एस्पेक्ट आता है जब हम किसी मैनेजर की बात करते हैं। तो इनके कुल मिलाकर के जो बेसिक एक डिस्कशन है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। अब इनके 14 सिद्धांतों को हम एक एक करके देखेंगे, जिसमें से कुछ और वीडियोस भी लगेंगे। तो चलिए इनके सिद्धांतों को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत वही है, डिवीजन ऑफ वर्क, जो कार्य है उसका विभाजन। तो फयोल का पहला सिद्धांत था डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्य विभाजन। और दूसरा सिद्धांत अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत आसान है, एक एक करके देखते हैं। सारे सिद्धांत समझना बहुत आसान है, उनको याद करने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। नाम याद रखने की, नाम आपको याद रहेगा तो आप अपने आप ही समझ लोगे, समझते जाओ बस। नाम याद कर लिया, उसके बाद से जो समझने वाला पार्ट है वो तो अपने आप ही आप लिख करके आ जाओगे। एक बार आपने समझ लिया तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो कार्य विभाजन है, होता क्यों है, कोई भी काम है उसको हम अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि देखो ये काम है। जैसे खाना बनाने का काम है, खाना बनाने के काम में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या जो भी बना रहे हो आप, मतलब रोटी बनाने का काम अलग कर दिया, सब्जी बनाने का काम अलग कर दिया, उसमें भी सब्जी काटने का काम अलग हो गया, ठीक है। फिर गैस पे एक आदमी है, फिर खाना खिलाने वाला, परोसने वाला काम भी अलग है, रोटी बनाने में भी आटा गूंथने का काम अलग है। तो कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो हम अलग अलग इंसान को दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब अलग अलग इंसान अलग अलग तरह का काम करता है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, विशिष्टीकरण हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और विशिष्टीकरण की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादन होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभी लंगर होता है अपने यहाँ पर, या किसी कोई भंडारा होता है, तो उसमें गांव की महिलाएं काम कर रही होती हैं, और ऐसा होता है कि बेल बहुत सारे लोग रहे होते हैं और सेंकने में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। तो वहां पर एक खड़ा रखा है, वो पूड़ी जाल डालता जा रहा है तेल में और निकालती जा रही है, ठीक। अब कई लोग बेल रहे होते हैं, ऐसा करने लगे कि सब लोग बेलें भी और सभी लोग सेंक करके निकालें, तो जो इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत से उत्पादन बहुत कम होगा। तो स्पेशलाइजेशन से हम क्या बताते हैं कि किस काम को कहां कहां पर डिवाइड कर दिया, और हर इंसान को एक ही एक काम करने दो, जिससे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन का फायदा क्या होता है? समान परिश्रम से अधिक और श्रेष्ठ उत्पादन मिलता है अपने को, ठीक है। ज्यादा उत्पादन भी मिलेगा और श्रेष्ठ भी होगा, अच्छा भी होगा। अच्छा, तो ये क्या हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, उसमें भी देखा गया है कि स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है।
हर इंसान को अपना अपना काम करने दो और उनमें कोऑर्डिनेशन रखो तो ओवरऑल प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ करके आएगा। ठीक, अच्छा। अब ये सिद्धांत दो तरह के इन्होंने चीजें देखी, एक तो तकनीकी थी, दूसरी प्रबंधकीय। दोनों ही तरह के जितने भी सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं उन सभी में लागू होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल है उसमें होगा या सिर्फ जो मैनेजरियल उसमें होगा, सारे में ही डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, अब इसी वजह से ऐसा भी है कि कोई भी जो कंपनी होती है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग होता है, प्रोडक्शन का अलग रहता है, ऑपरेशंस कई बार अलग देखा जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि अलग कंपनी तो एक ही काम कर रही है, कई बार कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तो वो अलग अलग एस्पेक्ट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स को करने दो, और उन डिपार्टमेंट्स में भी स्पेशलाइजेशन हो जाता है लोगों का, जो एम्प्लॉइज होते हैं। तो ये पहला सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को इन जनरल जो भी मैनेजर्स उनको ध्यान रखना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 14 जो सिद्धांत दिए थे, कुल मिलाकर के देखिए 14 सिद्धांत दिए, हम लोगों ने पहला और दूसरा डिस्कस कर रहे हैं अभी। इन सिद्धांतों ने ही मैनेजरियल थ्योरी जो है, उसका क्लासिकल थ्योरी मैनेजमेंट की, उसका बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया, बहुत सॉलिड बेस बनाया है। तो पहला हमने सिद्धांत देख लिया ब्रीफ में। दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है? वो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, जिसमें होता है कि आपको कोई भी ताकत मिलती है, कोई पावर मिलती है, तो उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, वैसी ही चीज है यहाँ पर। अथॉरिटी की कोरोलरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोरोलरी का मतलब समझते हैं, एक स्वाभाविक परिणाम है। क्या है स्वाभाविक परिणाम? किसका? अधिकार अगर आपको मिला हुआ है तो अधिकार का स्वाभाविक परिणाम है क्या? कि आपका कुछ उत्तरदायित्व भी है। समझ रहे हैं? और अधिकार क्या है? अधिकार आपको किस चीज का अधिकार होता है? तो आदेश देने का अधिकार होता है और आपकी आज्ञा पालन करने का। आप किसी को आदेश दे रहे हो कि ये काम करना है, आपने आदेश दिया, उसने उसको आज्ञा पालन करना होगा। ठीक, अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो। पनिशमेंट का है। अब पनिशमेंट ऐसा नहीं कि आप जेल में डाल दोगे, आप कंपनी के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस उस हिसाब से पनिश कर सकते हो, सैलरी काट सकते हो या काम ज्यादा दे सकते हो, है ना, कुछ कुछ चीजें हैं। लेकिन उसमें भी जो एम्प्लॉय है पहले उसको पूरी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और उसके बाद भी आपको गलती दिख रही है तो फिर पनिशमेंट भी करना चाहिए। वहां पर बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए किसी भी कंपनी में। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोली। और वहां पर क्या है कि अगर आप प्रबंधकीय शक्ति का दुरुपयोग भी ना करें, ऐसा अगर आपने उसको मौका ही नहीं दिया सामने वाले को और उसको अननेसेसरली हार्श पनिशमेंट दे दिया, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो फिर एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करेगा कि यार ये तो गलत हो रहा है कंपनी में। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अब आदेश देने में यहाँ पर दो तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि एक आपको ऑफिस अथॉरिटी मिलती है ऑफिस के कामों को देखने के लिए, कंपनी के कामों को देखने के लिए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो कार्यालय संबंधी है, ऑफिशियली है। दूसरा, आप अपना पर्सनल कैपेसिटी में भी अथॉरिटी लेकर के चलते हो। तो ये दोनों तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग अथॉरिटीज को दो भी माना सकता है। एक होता है औपचारिक। औपचारिक मतलब फॉर्मली है, लिखा हुआ है कि हाँ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक रूप से भी आप बॉस हो तो आपको उस तरह से सम्मान भी मिलता है और आप कुछ चीजें ऐसे करा सकते हो कि यार ठीक है ये भी कर लेते हैं। वो ऑन पेपर नहीं है, लेकिन ऑन पेपर सारी चीजें लिखनी आ सकती है। देखिए, एक लेवल से ज्यादा अगर हर चीज को लिखना स्टार्ट कर दोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है छोटी छोटी जो ह्यूमन बिहेवियर में बहुत साइकोलॉजिकल, हम कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, किस तरह से चीजों को समझा रहे हैं, सारी चीजों को हम लोग नोट डाउन करके उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते। हमें खुद से कहीं पर सब्जेक्टिविटी की भी जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिविटी से सब कुछ नहीं चल सकता है। ठीक, और इसी वजह से कुछ होता बोला जाता है कुछ अनरिटेन रूल्स भी रहते हैं। तो वहां पर भी आपको अनौपचारिक क्या मिलता है? प्रबंधन में एक तरह का अधिकार मिलता है। तो ये अधिकार क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको स्वाभाविक परिणाम क्या होता है अधिकारों का? उत्तरदायित्व। ठीक, कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अच्छा, अब ये जो आपका अधिकार है और ये जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये एक दूसरे से कमेंसुरेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कमेंसुरेशन का मतलब क्या होता है कि अनुरूप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सेल्स मैनेजर हूं और मुझे डील करने का अधिकार है कि आप जाओ कि और क्लाइंट्स को ढूंढ करके लेकर के आओ, जिनको सामान खरीदना है आप उनको बेचो, जिससे कंपनी को फायदा होगा। ठीक, मैं गया, अब मैं बात कर रहा हूं तो उन्होंने बोला कि हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन हम 60 दिन के बाद आपको पैसे दे पाएंगे। कितने दिन के बाद? 60 दिन के बाद। और मुझे जो अथॉरिटी दे रखी है वो दे रखी है नहीं, आप 40 दिन के अंदर आपको पैसे लाने होंगे। तो मुझे वो अथॉरिटी नहीं दे रखी है, जबकि मुझे चाहिए 60 दिन का अगर मैं कर लूं और उससे कंपनी को काफी प्रॉफिट होने वाला है, तो मेरी जिम्मेदारी बड़ी कर रखी है, लेकिन उस अनुपात में मुझे अधिकार नहीं दे रखे हैं। समझ रहे हैं? अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 60 दिन की वजह आपको बोल दिया गया कि नहीं आप 6 महीने के बाद पैसे लाओ तो भी चलेगा। तो वहां पर वो बैलेंस थोड़ा सा रखना चाहिए। ठीक, और वहां पर भी थोड़ा सा रेंज होनी चाहिए कि आप थोड़ा फ्लेक्स कर पाओ, उस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर कुल मिलाकर के दो तीन चीजें हैं समझने की। अधिकार कैसा है आपका? ऑफिशियली भी है, व्यक्तिगत भी है, औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है। अधिकार क्यों मिला है? क्योंकि आपको उत्तरदायित्व निभाने हैं। तो अधिकार इतने मिलने चाहिए कि आप उत्तरदायित्व निभा पाओ। आपका अधिकार किस चीज का है? कि आप आदेश दोगे तो लोग मानेंगे। ठीक है, अगर नहीं मान रहे हैं तो आप उनको पनिश कर सकते हो, लेकिन पहले उनको उनका पक्ष रखने की
का मौका दिया जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो जाए कि आप मैनेजरियल पावर जो है उसका मिसयूज कर रहे हो। तो मैनेजरियल पावर्स का हमें मिसयूज नहीं करना है, और वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कंपनी में। तो प्रबंधकीय शक्ति के दुरुपयोग से बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिए, और साथ में ये बहुत जरूरी है कि जितना अधिकार है रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने के लिए वो पर्याप्त हो। तो हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल्स देख लिए, बहुत ही आसान था दोनों को समझना। बाकी के जो 12 प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे वाले अन्य वाले जो वीडियोस उसमें देखेंगे, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फिर बाद में हम लोग फेओल और टेलर साहब का जो कंपैरिजन है उसको भी थोड़ा ठीक से देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता ही सकते हैं आप, हमेशा की तरह। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, बेल आइकन दबाएं तो दबाइए, जिससे कि आपको नया वीडियोस आने का पता चलता चला जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं।